दोस्तों चौहानों के अजयराज तक हमारी बात हो गई थी। अजयराज के बाद एक शासक आता है अंडोराज, लेकिन अंडोराज से जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है इसमें बिग्रहराज, इसके बारे में हम बात करेंगे सीधा। अंडोराज को फिर कभी किसी टॉपिक में जब उसकी बात करेंगे अजमेर दुर्ग के उपनामों की, तो हम उसमें अंडोराज को भी डाल देंगे। दो तीन बातों को हम बात कर लेते हैं। व्यक्ति है कौन सा? बिग्रहराज या बीसलदेव चतुर्थ। इसका जो शासनकाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, एग्जाम चाहे किसी का भी हो, लेकिन बिग्रहराज या बीसलदेव से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसका जो शासनकाल था वो 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक बताते हैं। इसके शासनकाल में मतभेद हैं, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग इसका शासनकाल बताते हैं। तो हमको शासनकाल पर बहस ना करके हमें बात करनी है इनकी प्रमुख बातों पर। इनका जो इम्पोर्टेंट सारांश है बिग्रहराज चतुर्थ का वो हमको निकालना है और इसको ही हमें याद करना है। इस बिग्रहराज या बीसलदेव को हम क्या कहते हैं? चतुर्थ। जितना हमें बिग्रहराज और बीसलदेव रखना है उतना ही इसके नाम के पीछे भी क्या लगाना है? चतुर्थ लगाना है। यानी किस नंबर का शासक है? चतुर्थ नंबर का शासक था। किस नाम का? बिग्रहराज नाम का। तो बिग्रहराज से हम शुरू करें तो दोस्तों ये था विद्वानों का आश्रयदाता। विद्वानों का आश्रयदाता। इसकी एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एक बात हमें याद करनी है। जो बिग्रहराज या बीसलदेव चतुर्थ था वो क्या था? विद्वानों का आश्रयदाता था। विद्वानों को आश्रय दिया करता था कौन सा व्यक्ति? बिग्रहराज। इस बिग्रहराज के नाम के आगे दो ग्रंथ लिखे गए। एक ग्रंथ था बीसलदेव रासो। कौन सा ग्रंथ दोस्तों? बीसलदेव रासो। और एक था बिग्रहराज, ललित बिग्रहराज। एक ग्रंथ कौन सा लिखा गया? ललित बिग्रहराज। इसको लिखने वाला जो व्यक्ति था वो व्यक्ति था, इसका दरबारी कवि था सोमदेव। और इस बीसलदेव को लिखा था नरपति नाल ने। किस व्यक्ति ने? नरपति नाल ने। यानी बिग्रहराज बीसलदेव के दो ग्रंथ हैं। कौन कौन से? एक तो बीसलदेव रासो जिसको लिखने वाला व्यक्ति कौन था? नरपति नाल, और एक था ललित बिग्रहराज जिसको लिखने वाला व्यक्ति कौन था? सोमदेव, जो कि इसका दरबारी कवि था। विद्वानों का आश्रयदाता था कौन सा व्यक्ति? बिग्रहराज या बीसलदेव चतुर्थ। सर इन दो ग्रंथों में लिखा क्या है? तो इस दो ग्रंथों की बात करें, जो ये बीसलदेव रासो था, कौन सा ग्रंथ है? बीसलदेव रासो। इस बीसलदेव रासो में इसकी बंगाल, उड़ीसा, जम्मू आदि विजयों का वर्णन किया गया है। यानी जो बीसलदेव ने जो विजय प्राप्त की थी, चाहे वो बंगाल की हो, चाहे उड़ीसा की हो, चाहे जम्मू की हो, जो विजय प्राप्त की थी और विजयों का वर्णन किया है किस ग्रंथ में? बीसलदेव रासो में। किसका वर्णन हुआ है? विजयों का वर्णन। विजयों का वर्णन किस ग्रंथ में? बीसलदेव रासो में। किसने किया है? नरपति नाल ने। अब बात करें इसकी, किसकी? ललित बिग्रहराज के लिखने वाला व्यक्ति कौन था? सोमदेव। सर इस ललित बिग्रहराज में किसका वर्णन है? तो देखो दोस्तों, एक राज्य पड़ता था इंद्रपुरी। कौन सा राज्य पड़ता था? इंद्रपुरी। और इस इंद्रपुरी की एक राजकुमारी थी। कौन थी? राजकुमारी। और उस राजकुमारी का नाम था देशल कुमारी। इंद्रपुरी की एक राजकुमारी थी दोस्तों, कौन सी? देशल कुमारी। और देशल कुमारी और बिग्रहराज का दोनों का था आपस में प्रेम संबंध। किस किस व्यक्ति का? इंद्रपुरी की राजकुमारी देशल देवी और सांबर के चौहान या अजमेर के चौहान बिग्रहराज या बीसलदेव चतुर्थ का दोनों का क्या था? प्रेम संबंध। और इसी प्रेम संबंध का वर्णन किया गया है किस ग्रंथ में? ललित बिग्रहराज में। किस ग्रंथ में दोस्तों? ललित बिग्रहराज में प्रेम संबंध का वर्णन किया गया है। किस व्यक्ति द्वारा किया गया है दोस्तों? सोमदेव के द्वारा किया गया है, जो कि इसका दरबारी कवि था। अब दोस्तों जब प्रेम संबंध हो जाता है तो भाई कवि तो बन ही जाता है, शायर तो बन ही जाता है। तो बिग्रहराज भी इसकी याद में क्या लिखने लग गया? कविताएं लिखने लग गया। क्या लिखने लग गया? कविताएं लिखने लग गया। कौन सा व्यक्ति? बिग्रहराज या बीसलदेव। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखा करता था। कौन सा व्यक्ति? बिग्रहराज। कौन सा व्यक्ति? बिग्रहराज कविताएं लिखता था। बहुत सोहनी सोहनी कविताएं लिखता था। क्या लिखता था दोस्तों? उसने भी मेरी तरह अपने दर्द को छिपा लिया होगा। उसने मेरे गीतों को अपने लहजे में गा लिया होगा।
उसने भी अपने दर्द को मेरी तरह छिपा लिया होगा, उसने भी मेरे गीतों को अपने लहजे में गा लिया होगा। क्या हाल हुआ होगा दोस्तों जब उसने मेरे खत को दांतों से चबा लिया होगा। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखता था। कौन सा व्यक्ति? विग्रह राज या बीसलदेव चतुर्थ। बहुत सोहनी सोहनी कविताएं कि रोज रोज क्यों सताती हो तुम मुझे, रोज रोज क्यों सताती हो तुम मुझे, रोज रोज क्यों इतना तड़पाती हो मुझे, मेरी रूह तक कांप जाती है ये सुनकर, मेरी रूह तक कांप जाती है ये सुनकर कि बर्तन मांजने के साबुन से नहाती हो तुम। तो इसको कविताएं लिखने के कारण क्या कहा जाता है दोस्तों? कवि बांधव। क्या कहा जाता है? कवि बांधव या कटी बांधव। किस व्यक्ति को? विग्रह राज को। किस व्यक्ति को? विग्रह राज को कविताएं लिखने के कारण क्या नाम दिया गया? कवि बांधव या कटी बांधव। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है सर, इसको कवि बांधव या कटी बांधव कहा किसने, इसको उपाधि दी किसने, बार बार पूछ लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कि विग्रह राज को कवि बांधव या कटी बांधव कहने वाला व्यक्ति कौन सा था? तो दोस्तों कौन सा व्यक्ति था? जयानक भट्ट। किस व्यक्ति ने इसको कवि बांधव कटी बांधव की उपाधि दी थी? जयानक भट्ट ने दी थी। इसको कविताएं लिखने का शौक था, कविताएं लिखने के कारण जयानक भट्ट ने इसको कवि बांधव या कटी बांधव कहा है। किस व्यक्ति को कहा है? विग्रह राज या बीसलदेव को कहा है। उसके बाद हम बात करें इसके आगे की, तो ये नाटक भी लिखा करता था। कविताएं लिखने के साथ साथ ये क्या लिखा करता था? नाटक भी लिखा करता था। क्या लिखता था? नाटक लिखता था। कौन सा व्यक्ति? विग्रह राज। और इसने एक नाटक लिखा स्वयं ने। स्वयं का मतलब खुद ने। खुद ने क्या लिखा? एक नाटक लिखा। और उस नाटक का नाम था दोस्तों हरिकेली नाटक। क्या नाम था उसका? हरिकेली नाटक। लिखने वाला कौन सा व्यक्ति था? विग्रह राज। कौन सा व्यक्ति? विग्रह राज ने एक नाटक लिखा। कौन सा नाटक? हरिकेली नाटक। सर ये हरिकेली नाटक क्या है? इस हरिकेली नाटक में किस चीज का